कश्मीर की कहानी का एक अननोन चैप्टर है इख्वान्स। के दशक में इंडियन आर्मी ने सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के साथ मिलकर एक स्टेट बैक्ड काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाई थी। इन इख्वान्स के लीडर थे कूका परे। कूका परे एक फोक सिंगर था जो बाद में JKLF से जुड़कर मिलिटेंट बन गया। लेकिन जब कूका परे को पाकिस्तान का एजेंडा समझ आया तो उसने भारतीय सेना के साथ मिलकर घाटी में मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी। आप पाकिस्तान टीवी देखें, तकरीबन रोज वो हमारे खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा होता है। एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका काम ये है कि इन लोगों को तोड़ दो, क्योंकि हम लोग निकले हैं इनमें से। हम लोग वो थे जो मिलिटेंट थे पहले, और हम लोगों ने इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और हम लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी। जो मिलिटेंट थे इनके बेस, इनके टॉप कमांडर्स हमने मार दिए। टॉप कमांडर्स हमने आर्मी ऑपरेशन में या पुलिस के ऑपरेशन में मारवा दिए। इन लोगों के खिलाफ सिर्फ हम लोग सक्सेसफुल रहे, इफेक्टिव काम किया हम लोगों ने इनके खिलाफ। इन इख्वान्स को लोकल टेरेन पता था, आतंकियों के लोकल OGWs और नेटवर्क्स का भी इन्हें आइडिया था, और इसीलिए इतने इंपैक्टफुल भी थे। लेकिन कुछ ही समय में इख्वान्स का नेटवर्क कमजोर पड़ गया, क्योंकि लोकल कश्मीरीज मिलिटेंट्स को इनकी इंफॉर्मेशन देने लगे। Once they become the task force or the CATS for the security forces, उसके बाद उनके पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है। और ऐसा होता है कि उसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो जाता है कि जिस घर में उन्होंने, जब वो मिलिटेंट होते हैं, जिस घर में उन्होंने खाना खाया होता है ज़बरदस्ती या मर्जी से, जिस घर ने उनकी थोड़ी मदद की होती, सबसे पहले उसी घर को वो टारगेट करते हैं। दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम। और ब्लैकमेल एक हिसाब से नहीं होता, एंड दिस कैन नॉट बी डन। एक सरेंडर्ड मिलिटेंट अकेला ये नहीं कर सकता है जब तक उसको टास्क फोर्स की बैकिंग ना हो, जब तक उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की बैकिंग ना हो। सितंबर 2003 में लोकल मिलिटेंट्स ने कूका परे की उनके ही गांव हाजिन में हत्या कर दी, और फिर एक एक करके अधिकतर इख्वान्स को मिलिटेंट्स ने मार गिराया। हमारे 2 हमसाये लड़के आए थे हमारे घर में, जिन्होंने बोला था कि गेट खोलो। और डैडी ने बोला था उनको गेट खोलो, उनका गेट खोल दो, क्योंकि वो हमारे हमसाये लड़के हैं, हमारे अपने थे। तो उनके साथ 2 और लड़के थे जो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। उनके चेहरों पे मास्क था, और वो मेरे बाप के पास आए। आपको लगता था वो मिलिटेंट्स थे? जी हाँ, उनके पास बंदूक थे, उनके पास बंदूक थे। मेरा बाप दरवाजे पे खड़ा था, मेरा बच्चा उसकी गोद में था। तो उन्होंने मेरे बाप को अंदर लिया, बोला आपसे बात करनी है। तो उसने बोला मुझे पता है आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उन्होंने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी। सैडली भारत सरकार ने भी इन इख्वान्स को एक समय के बाद अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ये मुझे मलाल रहा है कि जिसके हम हकदार थे, मेरे लोग जिसके हकदार थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में इन लोगों से भी खौफजदा है। इन लोगों से भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको समझा जाता है कि शायद वो समाज के अंदर अछूत लोग बैठे हैं। क्या इख्वान वाले की कोई फैमिली नहीं है? क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता? क्या उनको रोजगार नहीं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरे जहां से हिंदुस्तान की आवाज़ आई हाजिन के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलपमेंट में कोई पीछे एरिया है वो ये हाजिन, जो तकरीबन मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों के मरकज़ की हकदार हैं ये हाजिन। और तब भी ये हाजिन जो है पॉलिटिकली और समाजी तौर इसको नज़रअंदाज किया गया। क्यों? क्या हमने गलत किया था कि हम हिंदुस्तानी थे? आज पूरा जम्मू कश्मीर के लोग आज भी कश्मीरी मुसलमान इन इख्वानों के परिवार को गद्दार मानते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि उस समय इख्वान एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे लोग हम पे उंगलियां उठाते, हमें जिस तरह से समाजी तौर और सियासी तौर हमें दरिंदे के तौर पे पेश करते, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या कोई और भी मौका हो। किन बातों पे हमारे फादर साहब हर दिन उसको कहीं ना कहीं कातिल कहा जाता है। हजारों लोगों को उसने रोजगार दिया।